नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मध्यकालीन भारत के पिछले वीडियो से हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने गुलाम वंश की स्थापना के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश शासक बना और उसने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश ने अपने अयोग्य पुत्र की जगह अपनी योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया, परंतु दिल्ली के सरदारों को यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, परंतु अपनी अयोग्यता के कारण वह ज्यादा दिन तक सुल्तान नहीं रह पाया। राज दरबार और सल्तनत में असंतोष फैल गया और विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसी अराजकता और विद्रोह का फायदा उठाकर रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी। जनता ने रजिया सुल्तान का समर्थन किया और इस प्रकार रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। आज के इस वीडियो में हम गुलाम वंश के आगे के शासकों, जिसमें रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन महमूद शाह तथा गयासुद्दीन बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश ने जब रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया तो इससे कई लोग नाखुश थे, जिसमें खास करके दिल्ली के अमीर और व्यापारी वर्ग थे। इसलिए उन्होंने रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने के लिए भटिंडा के इक्तादार अल्तुनिया को रजिया पर आक्रमण करने का सुझाव और मदद करने का आश्वासन दिया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तादार नियुक्त किया था, जिसने विद्रोह कर दिया। फलस्वरूप अल्तुनिया ने रजिया के खास आदमी याकुत, जो कि निम्न वर्गीय मुस्लिम दास था, उसे मार दिया और रजिया सुल्तान को बंदी बनाने में कामयाब हो गया। रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए उससे विवाह कर लिया और पुनः शासक बनने की योजना बनाने लगी। जब रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने बंदी बना लिया था, उस समय दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली के व्यापारी और अमीर वर्गों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया था। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान जब अल्तुनिया के साथ अपनी सत्ता को पुनः हासिल करने दिल्ली आ रही थी, तो बहराम शाह ने रास्ते में ही उस पर हमला करवाया, जिसमें रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहराम शाह ने 1242 ईस्वी तक शासन किया। ऐसा माना जाता है कि रजिया सुल्तान के पतन में उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। उसके दरबारी ये चाहते नहीं थे कि वह एक स्त्री से आदेश लें और एक स्त्री के आदेशों का पालन करे। इस वजह से उसे कोई सुल्तान बने रहना नहीं देखना चाहता। इसलिए अमीर और उलेमा वर्ग के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि एक महिला सुल्तान रहे। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने लिखा है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना रजिया में वे सभी प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा है, यदि रजिया सुल्तान स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। रजिया और अल्तुनिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1242 ईस्वी तक शासन किया, परंतु अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने 1242 ईस्वी में बहराम शाह की भी हत्या करवा दी और फिर अमीरों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में ही गयासुद्दीन बलबन नाम का एक अमीर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। उसने अन्य अमीरों की सहायता से 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पोते नसीरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया। अब आइए नसीरुद्दीन महमूद शाह से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह, इसने 1246 से 1266 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया, परंतु इसका शासन नाम मात्र का शासन था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के काल में ही तुर्कान चहलगामी का ही एक गुलाम सैनिक बलबन था, गयासुद्दीन बलबन,
जो कि धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। अपनी शक्ति को बढ़ाने और सत्ता पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ही इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर नसीरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह से करवाया। सत्ता पर अपने नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए इसने सुल्तान से वैवाहिक संबंध बनाया। नसीरुद्दीन महमूद शाह ने अपने ससुर बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। धीरे धीरे सत्ता पर बलबन अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहा था और सुल्तान की शक्ति घटती जा रही थी। वह केवल नाम मात्र का ही सुल्तान रह गया था। ऐसा कहा जाता है कि नसीरुद्दीन की सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे टोपी सीकर अपना गुजारा चलाना पड़ता था। नसीरुद्दीन महमूद शाह सहिष्णु और सच्चरित्र था, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि बलबन ने ही सुल्तान को जहर देकर उसकी हत्या कर दी। अब आइए साथियों, गयासुद्दीन बलबन से संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था। बचपन में ही यह गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण सफल हुआ। वह इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए तुर्कान-ए-चेहलगामी, जो कि 40 गुलामों का सैन्य दल था, उसका सदस्य बना। रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने में बलबन का भी हाथ था और फिर इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को भी बंदी बनाकर नसीरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में इसने सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर लिया था और आखिरकार नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद खुद दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने देवत्व के सिद्धांत को माना और स्वयं को जिल्लेलाह यानी ईश्वर का प्रतिबिंब बताया। उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया। बलबन ने अपने सारे विरोधियों तथा तुर्कान-ए-चेहलगामी के सभी सदस्यों को मार डाला तथा तुर्कान-ए-चेहलगामी को समाप्त कर दिया। 40 गुलामों का सैन्य दल जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। बलबन ने एक नए सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। यह VVI पॉइंट है। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। यह प्रश्न कईयों बार पूछा गया है। आइए अब बलबन से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। बलबन ने अपने आप को सम्मानित करने के लिए सिजदा यानी सुल्तान को झुककर सलाम करना तथा पाबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, इन सब प्रथाओं को चलाया है। बलबन ने गद्दी की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में डर स्थापित करने के लिए साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। बलबन ने एक फारसी त्योहार नौरोज को भी प्रारंभ किया। बलबन के सुल्तान बनने से पहले उलेमा वर्ग का राजनीति में बड़ा महत्व था, लेकिन बलबन के सत्ता में आने के बाद उसने उनके दबाव और हस्तक्षेप को कम करने के लिए उनसे सलाह लेना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनके राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। बलबन ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक गुप्तचर विभाग भी बनाया जिसका नाम वरीद-ए-मुमालिक था। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। जितने भी गुप्तचर होते थे उन्हें नगद वेतन मिलता था और वो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होते थे। उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। बलबन की न्याय व्यवस्था काफी कठोर और गैर पक्षपातपूर्ण थी। अपराधियों को वह बर्बरतापूर्वक दंड देता था। उसकी शासन व्यवस्था का आधार रक्त एवं लौह की नीति थी, जिसके अंतर्गत विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री एवं बच्चों को दास बना लिया जाता था। बलबन ने दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाया था। बलबन ने सैनिकों की शक्ति में वृद्धि के लिए उनके वेतन बढ़ाए। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन बलबन के ही दरबार में रहते थे। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु के कारण ही बलबन की मृत्यु हो गई। चूंकि बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया था, इसलिए उसने अपने पोते कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद उसके आदेशों की अवहेलना की गई
और बलबन के दूसरे पुत्र बुगरा खां के पुत्र कैकूबाद को सुल्तान बनाया गया। 1287 ईस्वी में कैकूबाद सुल्तान बना, जिसके बाद कुलीन अमीर वर्ग और गैर अमीर वर्ग में संघर्ष होने लगा और इस तरह राज दरबार और सल्तनत में फिर से विद्रोह प्रारंभ हो गया। 1290 ईस्वी में एक तुर्क मलिक फिरोज खिलजी ने कैकूबाद की हत्या कर दी और उसके पुत्र क्यूमर्स को सुल्तान बनाया। 1290 ईस्वी में ही फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की भी हत्या कर दी, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था। 1290 ईस्वी में फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान क्यूमर्स की हत्या करके गुलाम वंश का अंत किया और खिलजी वंश की स्थापना की। फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में की। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और साथ ही अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट किया करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।